हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी हो चुकी है और इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूछा ही जाता है। और इसी के मद्देनज़र मैंने एनईपी 2020 पर मेगा एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें आपको कम से कम 300 प्रश्न और उसके आंसर देखने को मिलेगा। यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही जारी कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को। और इसमें जो मैंने टॉपिक कवर किया है उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूं कि इसमें मैंने कवर किया है फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, कर्टेलिंग ड्रॉप रेट्स, करिकुलम एंड पेडागोजीज इन स्कूल्स एंड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। इन 4 टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है और इससे संबंधित 31 यानी कि 31 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर देने जा रहा हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स बाय, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, तो इस पॉलिसी का जो जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उसको जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है इसका ज्ञान हो। तो इसका ज्ञान हो तो इसके लिए जो टाइम लिमिट रखा गया है, ये रखा गया है 2025 यानी कि 2025 तक होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट विल अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड, यानी कि किस ग्रेड तक सारे बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए जो ग्रेड है यानी कि क्लास है वो 3 तक सारे बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन 3, और नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन प्रायोरिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि सारे बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान हो। इसके लिए MHRD, जिसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो इसकी ये जिम्मेदारी होगी कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सेटअप करे। तो यानी कि यह संस्था जो सेटअप करने की जिम्मेदारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर होगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो जी बिल्कुल सही है कि यह जिम्मेदारी MHRD की होगी। क्वेश्चन 4, अब पुपिल टीचर रेशियो, यानी जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं PTR ऑफ अंदर डैश विल बी इंश्योर्ड एट द लेवल ऑफ ईच स्कूल। मान लीजिए कि जितने भी स्कूल हैं उसमें बच्चे और शिक्षक की जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना होना चाहिए। तो इसका अनुपात जो जनरली रखा गया है 30:1 का। क्वेश्चन नंबर 5, एरियाज हैविंग लार्ज नंबर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स विल एम फॉर अ PTR ऑफ अंदर, यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा SEDGS यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हुए वर्ग के हैं, तो वहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होगा ये रखा गया है 25:1 का, 25:1 का। क्वेश्चन नंबर 6, to ensure that all students are school ready, an interim 3-month play based school preparation module for all grades that dash students will be developed by NCERT and SCERT। तो इसमें यह है कि जो 3 मंथ का जो है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ये कोर्स करवाया जाएगा। तो यह कोर्स किन बच्चों को करवाया जाएगा? तो यह कोर्स क्लास 1
में जो भी बच्चे जाने वाले हैं तो उसको करवाया जाएगा 3 मंथ स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल कोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है तो उस पर जो हाई क्वालिटी जो संसाधन है तो उसको उस पर रखा जाएगा। ये संसाधन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से संबंधित। तो वो संस्था क्या है? तो ये संस्था है दीक्षा, जिसका ही फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, to ensure the availability, accessibility, quality, and readership of books across geographies, language, levels, and genres, what policy will be formulated? मीन्स हर जगह माने अच्छी क्वालिटी का बुक अवेलेबल हो, वहाँ लोगों को पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल हो। तो बुक्स को प्रमोट करने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी? तो उस पॉलिसी का नाम होगा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम होगा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9, ये संबंधित है ड्रॉप आउट रेट से, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे बाय NSSO इन 2017-18, ध्यान दीजिए 2017-18 का डाटा है NSSO का। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर्स इज डैश करोड़। यानी कि 6 से 17 वर्ष के जितने बच्चे हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो इसकी संख्या जो बताई गई है 3.22 करोड़, यानी कि फर्स्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स विल ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। यानी कि जो NIOS है या स्टेट ओपन स्कूल्स हैं तो वो ABC लेवल का जो है सो प्रोग्राम ऑफर करेगी, और जो इक्विवेलेंट होगा 3, 5 और यहाँ 3, 5 और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको छूट गया है, ये होगा 8, 3, 5 एंड 8 ऑफ द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। यानी कि जो NIOS है और स्टेट ओपन स्कूल है वो 3 तरह के प्रोग्राम लॉन्च करेगी ABC लेवल, जो कि इक्विवेलेंट होगा क्लास के 3, 5, 8 के। और दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स डेट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 10, 12, और दूसरा प्रोग्राम भी जारी करेगी जो इक्विवेलेंट 10, 12 का होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये काम NIOS और स्टेट ओपन स्कूल का होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अदर मॉडल्स फॉर स्कूल विल ऑल्सो बी पायलटेड सच एज पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप। यानी कि जो रेगुलर मॉडल है हमारे पास वो तो है ही, उसके अलावा एक नया टाइप का स्कूल होगा पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप। यानी पब्लिक कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर वॉलंटरी बेसिस पर लोगों को एजुकेट करने के लिए स्कूल खोलना चाहता हो तो दोनों को पार्टनरशिप में खोला जाएगा, जिसका अदर मॉडल कहा गया है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसके लिए भी पॉलिसी रेकमेंड करती है। इसके बाद है करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सटेंड 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड विद अ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग डैश कवरिंग एज 3 to 8, यानी कि 3 to 18। तो अभी जो करंट में 10+2 जो स्ट्रक्चर चल रहा है तो कहता है कि उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो नया स्ट्रक्चर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा? तो ये होगा 5+3+3+4, यानी कि आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यू 4 स्टेज ऑफ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशनल। ध्यान दीजिएगा, जो फाउंडेशनल 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए होगा, प्रिपरेटरी 8 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए होगा, मिडिल 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए होगा, और सेकेंडरी 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए होगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज है कहता है कि वो 2 पार्ट में होगा। तो 2 पार्ट में क्या होगा? पहला 3 इयर्स ऑफ आंगनबाड़ी प्री स्कूल, यानी जो फर्स्ट 3 इयर्स होगा, जैसे कि आपने देखा है कि स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 है, तो 5 में 3 इयर्स होगा आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ेंगे,
आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो 2 ईयर्स है यानी कि क्लास 1 2 है वो प्राइमरी स्कूल में होगा। तो 2 ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन ग्रेड्स, तो कौन से क्लास होगा ये? तो ये होगा 1 2, क्लास 1 और 2 प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, जो 5 ईयर्स का स्ट्रक्चर है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब प्रिपरेटरी स्टेज जो है ग्रेड 3 से 5 है, मिडिल स्टेज जो है ग्रेड 6 to 8 होगा, यानी कि क्लास है, जो ग्रेड है उसको क्लास आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज 9 to 12, और फाउंडेशनल स्टेज 1 2। तो दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें फाउंडेशनल स्टेज 1 2 नहीं है, जबकि आपने देखा है कि ये जो है 3 से 8 ईयर्स के बच्चे के लिए है, जिसमें 3 ईयर्स आंगनबाड़ी में है और 2 वर्ष प्राइमरी स्कूल में होता है, इसलिए 1 2 के लिए ही नहीं है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट्स वुड कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग आफ्टर ग्रेड and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other course available in grade 11 12, including at more specialized school if so desired। यानी कि बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि अब यहाँ आपको बताना है कि किस ग्रेड में, किस क्लास में, किस क्लास को पास करने के बाद चाहे तो निकल सकता है, और फिर चाहे तो क्लास 11 12 में वो एडमिशन ले सकता है। तो ये जो है सो क्लास 10 पास करने के बाद बच्चे के पास ऑप्शन होगा कि वो निकल सकता है, यानी कि छोड़ सकता है और फिर 11 12 में एडमिशन ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमॉन्ग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर अमॉन्ग आर्ट्स। अब आर्ट्स के बीच में ह्यूमैनिटी, साइंस या और बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स। अभी देखते हैं कि इसमें बीच में काफ़ी अंतर है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो अब ऐसा कोई अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? तो स्टेटमेंट जो है सर बिल्कुल ट्रू है, यानी कि अब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा एक दूसरे के बीच में। अब मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, एज रिसर्च क्लियरली शोज डैट चिल्ड्रेन पिकअप लैंग्वेज एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एज ऑफ, यानी कि बच्चे जो हैं सो किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं सो लैंग्वेज सबसे जल्दी सीखते हैं? तो ये हैं 2 to 8 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं वो इसे जल्दी सीखते हैं लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 19, वेर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language, रीजनल लैंग्वेज। यानी कि जहाँ तक संभव हो तो जो पढ़ाने का यानी कि शिक्षण का जो माध्यम होगा वो ग्रेड 5 तक, वो तो खास करके होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज होगा, या फिर चाहें तो उसे क्लास 8 या उससे आगे भी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में दिया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि 5 तक तो अनिवार्य है, उसके आगे भी चाहें तो मदर टंग, होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, the three language learned by children will be the choices of states, regions, and of course the students themselves, so long as at least 2 of the 3 languages are native to India। यानी कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो स्टेट का और जो भी रीजन है उसका ये चॉइस होगा और बच्चे का भी चॉइस होगा, लेकिन इन 3 में से 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। Question number 21, the 3 languages learned by children will be the choices of states, region, and course student themselves, so long as at least dash of the 3 languages are native to India। जो क्वेश्चन आपने अभी देखा था उसी का ये मॉडिफाइड रूप है। तो कम से कम यहाँ पर क्या है, 2 लैंग्वेज जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो 3 लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे उसमें से 2 लैंग्वेज इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, यानी कि नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट्स हु विश टू चेंज वन और मोर ऑफ द 3 लैंग्वेज दे आर स्टडीइंग मे डू सो इन ग्रेड। यानी कि जैसा कि आपने देखा है कि बच्चे 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें से अगर एक या एक से ज़्यादा कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यह ऑप्शन कब उसके पास में होगा, यानी कि किस क्लास में वो चेंज कर सकता है। तो इसके लिए रखा गया क्लास 6 या 7 में चाहें तो बच्चे 3 में से कोई 1 या 2 लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, दूसरा लैंग्वेज ले सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 23, एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री विल पार्टिसिपेट इन अ फन प्रोजेक्ट
activity on the language of India, sometimes in grade 6-8, such as under the एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। आपको पता है कि पहले से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव लिया गया है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बच्चे 6-8 में होंगे, यानी क्लास 6 या 6 से 8 के जो बच्चे हैं, तो एक फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में भाग लेंगे जो कि रिलेटेड होगा, लैंग्वेज ऑफ इंडिया से संबंधित होगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यह अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट इनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला। यानी कि अब संस्कृत जो है सो क्या स्कूल या जो हायर एजुकेशन है, हर लेवल पर संस्कृत भाषा अवेलेबल होगा, बच्चे चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें से भी चाहे तो बच्चे एक लैंग्वेज संस्कृत पढ़ सकता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल सही है क्वेश्चन। और इसका आंसर क्वेश्चन 25, संस्कृत पजेस अ क्लासिकल लिटरेचर कंटेनिंग वास्ट ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ग्रामर, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मेटालर्जी, ड्रामा, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग एंड मोर, नोन एज संस्कृत नॉलेज सिस्टम। यानी कि इतने तरह के जो यहाँ पर जनरेज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इसका क्लासिकल लिटरेचर में ये सारी चीज़ है। तो इस सिस्टम को जाना जाता है संस्कृत नॉलेज सिस्टम के नाम से। तो क्या यह सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इसको ये ट्रू है कि इसे संस्कृत नॉलेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट द फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल लेवल मे बी रिटर्न इन डैश टू टीच संस्कृत थ्रू संस्कृत। और कहता है कि जो संस्कृत फाउंडेशनल या फिर मिडिल लेवल के स्तर पर पढ़ाया जाएगा तो किस तरह का संस्कृत होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं आंसर है फर्स्ट, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, ट्रिपल एस। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के लैंग्वेज में संस्कृत में लिखा जाना है ताकि संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 27, इन एडिशन टू संस्कृत अदर क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत will also be widely available in schools as option for students, possibly as online modules। यानी संस्कृत के अलावा जो दूसरे क्लासिकल लैंग्वेज या लिटरेचर है इंडिया का, तो कहता है कि जो पॉसिबली ऑनलाइन मॉड्यूल में अवेलेबल होगा, बच्चा चाहे तो भी क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ सकता है। तो क्या यह अवेलेबल होगा? तो ये दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी अवेलेबल होगा पॉलिसी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स इन ऑल स्कूल्स public or private will have the option of learning at least 2 years of classical language of India and its associated literature in grade 6-12 with the option to continue from the middle stage through the secondary stage beyond। दोस्तों तो इसमें कहा जाता है कि जितने भी बच्चे हैं चाहे वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में, सबके पास ऑप्शन होगा कि क्लास 6 से लेकर 12 के बीच में कभी भी चाहें तो 2 वर्ष क्लासिकल लैंग्वेज, कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज स्टडी कर सकता है। और यह चाहे तो मिडिल स्टेज से ही यानी कि मिडिल स्कूल से ही पढ़ाई शुरू कर सकता है और सेकेंडरी स्टेज और या उससे आगे भी क्लासिकल लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? दोस्तों पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन एडिशन टू हाई क्वालिटी ऑफरिंग्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज सच एज कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज एंड रशियन विल ऑल्सो बी ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल फॉर स्टूडेंट। तो ये जो मैंने इंडियन लैंग्वेज के बाद और इंग्लिश के बारे में बात की है, तो उसके अलावा ये लैंग्वेज सेकेंडरी लेवल में अवेलेबल होगा बच्चों के लिए, चाहे तो ये लैंग्वेज इन लैंग्वेज का स्टडी कर सकता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज का स्टडी सेकेंडरी लेवल पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड। इसमें ग्रेड बताना है कि किस ग्रेड में फन कोर्स ले सकता है। डैट गिव्स अ सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट सच एज कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग। यानी ये जो अलग अलग तरह के वर्क हैं तो इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकता है। तो किस क्लास के बच्चे ले सकता है? तो इसके बारे में बता दूं कि ये क्लास 6 to 8 के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और एक्सपीरियंस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 31,
और प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड्स, इसमें ग्रेड बचाना है कि किन ग्रेड के बच्चों के लिए प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम भी जारी किया जाएगा। विल बी अप्रोप्रिएटली डिजाइंड बाय एनसीईआरटी वाइल फ्रेमिंग एनसीएफएससी 2020-21। एक प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम भी जारी किया जाएगा। तो किन बच्चों के लिए होगा? तो ये 6 to 8 के बच्चे के लिए होगा, जो आंसर 4 है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन टॉपिक को मैंने कवर किया है उससे संबंधित सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।